हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री की वो बहुत ही शानदार शुरू होगी हमारे साथ। बेटा आज से हम एडू लॉन्चर पे लाए हैं आईआईटी मिशन आईआईटी हमारा, जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट को रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आएंगे। और आज जो है हमारा फर्स्ट टेस्ट आपको रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। इस पूरे सीरीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस रहेंगे जो आपके आईआईटी के सपने को साकार करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और उसके बाद में अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछना है। चलिए शुरू करें इसमें हम। तो देखिए, हमें आईआईटी तो पाना है और उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसी मेहनत में मैं थोड़ा सा आपके साथ योगदान दे रहा हूँ। और हम अब सवालों को शुरू करते, बस इतना ही रहने देते भाषण आज के लिए और सवालों को शुरू करते। तो आज का जो सिलेबस है वो हमारा मिशन आईआईटी में वो है 11th स्टैंडर्ड के दो चैप्टर, स्मॉल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग में ही 11th स्टैंडर्ड के आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही इसको अच्छे से फॉलो करना है, एक भी वीडियोस मिस नहीं करना है। अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी अप्लाई होंगे मैं आपको बता दूंगा। कुछ आपको वीडियोस जो मेरे पढ़े हुए उनको एक बार देख लेना, आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पर सारी चीज़ें मैं बता दूँ। चलिए, पहला सवाल, एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी यहाँ पे हमें एनर्जी दी है 8.2, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हमें 8.2, और वर्क फंक्शन दिया है एक मेटल का 4.2 ईवी में। तो वर्क फंक्शन ये है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? मिनिमम कितनी होगी? 0। और अगर कोई भी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कोई और काइनेटिक जनरल इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ फायर माइनस कोलिजन एनर्जी, मतलब जो कोलिजन में लॉस्ट हुई वाली एनर्जी है वो यहाँ से हमें माइनस करना है। चलिए सॉल्व करें इसको। तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम पूछेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो मैक्सिमम पूछेंगे। जब तक कोलिजन ना दें तब तक आपको मैक्सिमम ही पूछा जाएगा, मिनिमम तो हमेशा 0 होगी। सारी एनर्जी कोलिजन में लॉस्ट हो जाएगी तो 0 होगी। तो 8.2 माइनस 4.2 ये आ जाएगी 4 ईवी। अब मैंने आपको समझाया है कि ईवी को जब भी हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और वापस जूल को ईवी में करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये कंसेप्ट को इंपॉर्टेंटली अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। ठीक है, चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी जो कि है मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा कितना? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, आयोडीन मॉलिक्यूल जो था वो लाइट को एब्जॉर्ब करके टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। ठीक है, बिछड़ गया दोनों एक दूसरे से, जो बॉन्ड था वो टूट गया। इतनी लाइट की वेवलेंथ दी है हमें। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मतलब कुछ एनर्जी जो बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें पूछा गया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ लाइट माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? एनर्जी ऑफ लाइट निकालते हैं। सब लोग ध्यान देना, एनर्जी ऑफ लाइट क्या आएगी? hc/λ। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू यहाँ सी आ जाएगा 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना दिया है? 4500 इंटू 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने सभी को ऐसा यूनिट में पुट किया, तो एनर्जी भी किस में आएगी? जूल में। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पावर्स को पहले सॉल्व करेंगे। पावर्स कितने कैंसिल होंगे? ऊपर से होंगे ये 26 बचेगा, 34 + 8 मतलब ये आ जाएगा -26, और नीचे से 10 है तो 10 कैंसिल होकर -16 बचेगा पावर। ठीक है, -16, और ये जो ऊपर जाएंगे तो -18। तो 6.626 इंटू 10 की पावर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, -16 ये बचते, ये भी दो ऊपर जाएंगे तो कितना आएंगे? -18। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 15। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 60 के आसपास। ठीक है, तो ये कितना आएगा? अगर मैंने 60 माना तो 0.4, फिर लगभग 3, 0.43, मतलब हाँ
इंटू 10⁻18 और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये जाएगा 4.3 इंटू 10⁻19 जूल। ये क्लियर चले आगे बढ़े। ये तो हमें मिल गया क्या, एनर्जी किसकी, लाइट की। अब हम क्या करते हैं यहाँ बेटा, ध्यान देना, यहाँ क्या करते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी को निकाल लेते। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें कितनी दी है, 240 किलो जूल पर मोल। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 240 इंटू 10⁻3 और पर मोल मतलब आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल। अब अगर हम देखें तो कितने बचेंगे, ये पावर ऊपर जाके कितना होगा बताओ, -20 कितना आएगा, -20 और यहाँ ऑलरेडी एक जीरो तो हटा देते और 24 डिवाइडेड बाई यहाँ कर लेते 6.022। तो सुनो अच्छे से, अगर ये ऊपर जाता तो -20 होता, लेकिन यहाँ एक जीरो कैंसिल किया तो ये जाएगा -19। पावर्स आप अच्छे से समझते होंगे मुझे लगता है। अब ये 25/6 है तो हम ले लेते 3.9 इंटू 10⁻19 जूल। अब बोलो बेटा, अब बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये 4.3 माइनस 3.9, 4.3 माइनस 3.9 और 10⁻19 आ जाएगा कॉमन, यूनिट क्या रहेगा, जूल। तो लगभग कितना आ रहा हमारा, 0.4 इंटू 10⁻19 जूल। देखिए जरा ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बन जाएगा ए। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग से, और हमें आईआईटी में जाना है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल पैनिक मत होना, सवाल नहीं बनते हैं स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ज़रूर बनेंगे वो। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहाँ से, मोल्स। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml of H2 at STP on treatment with dilute H2SO4 will be। तो पहले आप रिएक्शन लिखो किसकी, जिंक की। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको यहाँ लिखते नीचे, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से, और क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2। पहले तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो हमने स्टोइकोमेट्री अपलोड कर दिया, आई होप आपने स्टोइकोमेट्री देखा होगा तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे इस टॉपिक की। तो क्या बोल रहा है, 2 to 4 ml H2 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 to 4 ml H2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जिंक कितना रिक्वायर्ड होगा, जिंक का मास निकालना है। तो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद मैंने क्या समझाया है, जिसका वॉल्यूम या मास दिया है उसी के मोल्स निकालना। तो आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला STP वाला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 to 4 डिवाइड बाय 2 to 400। ठीक है, मोलर वॉल्यूम इन ml, ये हो गए कैंसिल। 1 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 0.01 मोल। ये अगर 0.01 मोल आया तो मैंने कहा था जिनके स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट सेम है उनके मोल्स भी सेम होंगे, तो जिंक के मोल भी कितने आएंगे, 0.01 मोल। ठीक है, मोल से मास पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, और वापस मास से मोल पे आना है तो डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो हमें ये रास्ता चूज करना है, ये। तो मोल को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट से। जिंक का जो वेट होता है एटॉमिक वेट वो आएगा 65, कितना आएगा 65, तो 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.65 ग्राम, 0.65 ग्राम। क्या जाएगा हमारा, क्या जाएगा बेटा, एक सेकेंड ना, क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्या जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और फिर एक बार ट्राई करना ये बनता है कि नहीं, इसको अच्छे से फॉलो करना है। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये तो हलवा सवाल है। ये कैसा सवाल है, हलवा सवाल। ये हलवा सवाल आपके लिए है। बोलो, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बताइए, इनमें से किसके। Be+2 में अगर हम देखें तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। ठीक है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्लस चार्ज कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, हम मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो कितने होंगे, 2। तो 2 किस में होंगे, इसमें तो 0 होंगे। इसमें कितने होंगे, 1 होंगे। नहीं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1 चले गया तो कितने होंगे, 2। Na- में तो ये तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम प्लस में तो ये कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हुआ, सेकंड वाला, ऑप्शन बी। आसान सा सवाल था, हलवा सवाल था। ये आपको लिए फिर से एक ट्रायल बॉल था, आपने इसको ज़रूर हिट किया होगा छक्के के लिए मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 eV, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट। देखो मैंने हमेशा कहा है कि हाइड्रोजन के आपको 7 ऑर्बिट की एनर्जी याद रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी है -13.6 eV, सेकेंड ऑर्बिट की कितनी है -3.4 eV, थर्ड ऑर्बिट की कितनी है -1.51 eV, फोर्थ ऑर्बिट की कितनी है -0.84 eV, फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी है -0.54 eV, सिक्स्थ ऑर्बिट की कितनी है -0.38 eV और सेवन्थ ऑर्बिट की कितनी है -0.28 eV। डेसिमल्स में थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो उससे हमें इतना लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये 7 एनर्जीज बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन हम ये याद रहेगा तो हम जल्दी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिलेशन बताता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा तो वो सवाल करके निकल जाएंगे, लेकिन हमारा तो पर्पज़ सबके लिए है। हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे से सिलेक्शन होना चाहिए। बच्चा तो हर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा ज़रूर सिलेक्ट होगा। तो हर एक जो बच्चा है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है उसके लिए हमारा काम है कि सारे बेसिक्स क्लियर हो। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ये ध्यान रखना। पहला रिलेशन ये है। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी की ट्वाइस होगी। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक के भी ट्वाइस हो जाएगी। फिर तो ये 3 रिलेशंस हैं। उसके बाद साइंस को अच्छे से लिख लो आप लोग। काइनेटिक एनर्जी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। ये दोनों कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना आपको, ये रिलेशंस और ये साइंस। ठीक है, अब ये जो एनर्जी हम निकाले हैं ये होगी टोटल एनर्जी, और इनके हेल्प से हम बाकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, मतलब टोटल एनर्जी दी है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, ये तो 3.4 ही आएगी। ठीक है, 3.4 ही आएगी। और कुछ पूछा है क्या हमें? और कुछ पूछा है क्या? नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती काइनेटिक एनर्जी किसी ऑर्बिट की। टोटल और पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगी, और पोटेंशियल हमेशा ट्वाइस होगी टोटल की। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस। तो रेडियस का फॉर्मूला बताइए। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर इंटू n² z। ठीक है, ये पिकोमीटर में होगा, ये R0 है, ये कांस्टेंट होता है। तो 52.9 n किसके लिए बोला है हमें? किसके लिए बोला है? मोस्ट प्रोबेबल, मतलब इनमें से कौन हो सकता है। तो हम 1 लेके चेक करते हैं। डिवाइड बाय z, हेलियम का कितना होगा? 2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 26.45। लगभग हमारे पास ये 26.5 है। ये तो नहीं आने वाला है, इसमें हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इससे छोटे ही आएंगे। हाँ, हो सकता है कि n की वैल्यू ज़्यादा होती तो प्रोबेबली हमने इनमें से जो आंसर्स थे वो टिक कर दिए। क्लियर? अब आप 2 लेके चेक करो, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस 0 हो गई तो फिर तो न्यूक्लियस में ही चलेगा, तो ए ऑप्शन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कौन सा सही नहीं है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वेवलेंथ। क्रिटिकल वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा नॉट, इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो आपको पता होगा बेटा, अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक को अच्छे से समझा है तो किसी मेटल सरफेस पे ये जो लाइट गिरती है, इस लाइट की जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको कहते हैं हम लैम्डा नॉट, म्यू नॉट। ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन भी मिनिमम होगा और एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो लैम्डा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लैम्डा कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा कैसा होगा? मैक्सिमम। तो लैम्डा नॉट होगा मैक्सिमम, इससे कम ही आनी चाहिए। तो क्या बोला है? वेवलेंथ ग्रेटर देन। नहीं, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया हमारा, तो कि ग्रेटर नहीं, उससे स्मॉलर होना चाहिए था। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सही है ये, तो ये ध्यान रखना। बाकी जो सही स्टेटमेंट है उनको ध्यान रखना कि आगे चल के ये स्टेटमेंट आए तो हम उनको गलत ना करें।
ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही है। काइनेटिक एनर्जी भी तो एक एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाँ, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अब ये दोनों इक्वल हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, शून्य। कितनी हो जाएगी, शून्य। समझ में आया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए। सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो हमारे लिए आंसर तो इनकरेक्ट वाला ही हो गया क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ही पूछा था। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऐसा कोई रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेयर बाल्मर सीरीज अपीयर्स इज, जहाँ बाल्मर सीरीज दिखती है। तो देखो अगर हम अच्छे से समझें तो सीरीज जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती थी, मतलब हमने जो पढ़े टेबल्स उसमें लाइमन, फिर बामर, फिर उसके बाद पाश्चन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद पीफुंड, फिर उसके बाद हमफेरी, ठीक है। ये पूरी हमारे पास है। तो इनमें लाइमन की जो लाइन थी वो यूवीज में थी, ये वाली किस में थी, विजिबल में। और ये दोनों इंफ्रा आईआर, और इनको हम क्या बोलते हैं, फार आईआर, मतलब आईआर के अंदर ही होगी लेकिन ये और एक्स्ट्रा एंड रीजन्स में हम बोल सकते हैं आईआर की। तो हमें किसका पूछा, बामर का किसका होगा, डी, विजिबल रेंज। ये तो हो ही नहीं सकता, इंफ्रा में आती है तो ये सभी चारों हो सकते थे, और ये आएगी यूवी में अकेले लाइमन की, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी अगर बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज़ की होती है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है लाइमन सीरीज़ की। ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी क्योंकि उसकी सीरीज लिमिट जो है सबसे कम है, 1 वैल्यू होती है N1 की उसकी। चलिए ये देखिए, एक गोल्ड शीट को बॉम्बर्ड किया गया बाय बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओनली अ फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड, उनमें से कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे। ये किसकी बात है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेयर एज मोस्ट गो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। पहले देख, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन अल्फा पार्टिकल बाय द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था। अ न्यूक्लियस हैज़ स्मॉलर वॉल्यूम दैन एटम, यही है कि न्यूक्लियस का बहुत छोटा सा वॉल्यूम है एटम के कंपेयर में, इसलिए न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच में जितनी भी जगह होती है ये पूरा का पूरा क्या है, वैक्यूम, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, ऐसा भी कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अल्फा पार्टिकल। देखो सही अगर हम देखें तो इनमें से चारों में से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर अस। तो हमें उस पर फोकस करना है अच्छे से कि ज़्यादातर जो हिस्सा था वॉल्यूम, जो ज़्यादातर हिस्सा था किसका, एटम का, वो पूरा का पूरा वैक्यूम है, उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब ये है आइडियोमेट्री से रिलेटेड सवाल, आइडियोमेट्री से रिलेटेड सवाल गैसियस हाइड्रोकार्बन का। तो हमें गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया है C4H6 एग्जैक्टली रिक्वायर्स 55। चलो पहले हम इक्वेशन लिख लेते बैलेंसिंग वाला, ये हमारा बैलेंसिंग वाला इक्वेशन है, आपको याद होगा तो मैंने इसको स्टोइकियोमेट्री में समझाया था। आइडियोमेट्री की क्लासेस जो है HC वर्मा वाले उसमें भी हमने सर के उसमें भी हमने समझाया। तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ जाएंगे, 4CO2। जितने यहाँ हाइड्रोजन होंगे उसके आधे मिलेंगे वाटर, तो मैं यहाँ x/2 कर देता हूँ, x/2 कर देता हूँ। और ये ऑक्सीजन कितने मिलेंगे बताओ, ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको अच्छे से हटा देते हैं, 1 मिनट बेटा, इसको अच्छे से हटा देते हैं, ज़्यादा कचरा नहीं करते हम लोग। हाँ ये देखिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4CO2, यहाँ कितना आ जाएगा x/2, क्योंकि यहाँ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपको वाटर के आगे हाफ लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे 4 + x/4, 4 + x/4 मतलब ये नंबर और इसका 4 से डिवीजन करके ऐड करना पड़ता है। अब सुनो अच्छे से, 55 ml O2 है और 10 ml ये है, तो हम लेते हैं इसको 10 ml, ध्यान देना, और ये कितना ml है 55। अब हम क्या करेंगे, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे, जैसे हम 10 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर,
ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, गिलुजैक लॉ, गिलुजैक लॉ। ठीक है, तो इसको मैं ले लूँ 1, तो ये कितना आ जाएगा 5.5। हमने 10 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू 5.5 के इक्वल है। तो मेरे पास आ गया 4 + x/4 इक्वल टू 5.5। ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो x/4 इज इक्वल टू 1.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमें x ही पूछा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारे लिए। क्लियर बेटा, ऑप्शन बी हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, टेस्ट अच्छे लेवल का है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसका लेवल कैसा था, कि ये बहुत इजी था, मॉडरेट था, या फिर हमारी मतलब बाहर था, उससे बाहर था। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसको, क्योंकि कमेंट करना मतलब बातें करना आपसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे कमेंट करते नहीं हैं, तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता उनसे। रिप्लाई ज़रूर करेंगे हर एक कॉमेंट का। चलो, अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स जिसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो x का कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास। ठीक है, 3d5 AR यहाँ पे है 3d5 इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो है x+3 में इतना है, x+3 में इतना है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। अब एरागॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18, और यहाँ 5 है, तो कितने हो गए, 23। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 23, और इसमें 3, तो 23 + 3 कितने हो जाएंगे, 26। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो समझ लो, AR हमें क्या दिया था, 3d5, ये था x+3 में, तो इसका कितना हो गया, 18 + 5, ये हो जाएगा 23, और +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ओरिजिनली कितना था, 26। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थॉमसन मॉडल, अब देखो, इफ अगर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता, जो कि वो प्लम पुडिंग मॉडल था, कि ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, यहाँ धसे हुए रहते हैं लाइक अ सीड्स इन वाटरमेलन। ये कहा था किसने, थॉमसन ने। ऑल पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180। देखो ऐसा लगेगा कि सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस आ जाएंगे 180 से, लेकिन ये भी नहीं है। हमें ये जो लाइन है सेकंड वाली, एनसीईआरटी में गिवन है। आप एनसीईआरटी में जाना, और ये लाइन आपको जस्ट गिवन है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है उसके पहले, आप अच्छे से पढ़ना, आपको मिलेगा। तो अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स विथ रिड्यूस स्पीड। मतलब यहाँ से ऐसे निकलते, ऐसे अनडिफ्लेक्टेड, लेकिन उनकी स्पीड कम कम होते जाती। ऑल पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर वाइड, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए मूव ऑन करें, मूव ऑन मतलब आगे बढ़े। ठीक है सर, मूव ऑन तो करा ही जा रहा है सर, मूव ऑन तो हो ही नहीं पा रहा है सर हमसे, गाने ही अच्छे अच्छे आ जाते हैं सर हर 2 दिन बाद। चलो देखो, 4.4 ग्राम CO2 एंड 2.24 लीटर H2 STP आर मिक्स। इसको कंटेनर में मिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मैं अगर लिखूँ नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये आने वाला है हमारे पास। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, N × Na ऑफ CO2 प्लस N × Na ऑफ H2। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू कितना n आएगा, 4.4 मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 4.4/44 इंटू Na प्लस ये कितना आएगा, ये STP वाला 2.24 लीटर, तो 2.24/22.4 इंटू Na। फिर उसके बाद आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/10 Na प्लस ये आ जाएगा कितना, 1/10 Na। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसमें 2/10 Na हो गया, 2/10 Na। Na की वैल्यू कितनी है इसमें, Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 12 और फिर 1.2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। समझ में आया, मज़ा आ रहा है।
बिल्कुल, चले ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एक एटम का जो वेट है, एक एटोमिया का जो वेट है वो है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन 40 kg। तो मुझे बताओ कि वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 40 kg, मतलब हमें क्या करना है कि मोल्स निकालने हैं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स के लिए हमें वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट पुट करना पड़ेगा। वेट तो हमें 40 kg दिया है, मॉलिकुलर वेट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो मॉलिकुलर वेट या मोलर मास होता क्या है, व्हाट इज मोलर मास, Na पार्टिकल्स का मास। मोलर मास होता क्या है, Na पार्टिकल्स का मास। क्लियर। तो एक एटम का इतना मास है, वन एटम का मास कितना है हमारे पास में 6.644 इंटू 10 की पावर, एक सेकेंड इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। Na पार्टिकल्स का कितना होगा, तो इसको हम मॉलिक्यूलर वेट कह देंगे। 6.644 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गए दोनों कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 40। और मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया 40 kg, लेकिन वो ग्राम में चाहिए, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, ये दोनों हो गए कैंसिल। और ये आ जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम एटम, 10 की पावर 3 ग्राम एटम। ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है, चले आगे बढ़े। चलो, इफ Na इज एवोगाड्रोस नंबर, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N3-। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 25, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 25। तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो N-3 में कितने होंगे 5 + 3, ये हो जाएंगे 8। ठीक है, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को, तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू N इंटू Na इंटू 8। N क्या होगा, W अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na इंटू 8। W कितना है 4.2, मॉलिकुलर वेट कितना है यहाँ पे 14, नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 14 इंटू Na इंटू 8, तो ये आ जाएगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 14 3 तो 0.3 Na इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 Na, कितना हो जाएगा 2.4 Na। ऑप्शन ए क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, क्या जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। कितने सवाल बने बोलो जल्दी, अब तक कितने सवाल बने, ऐसा कर रहा हो पढ़ाई हैं, ऐसे करना पड़ता है, जैसे करो, चलो आउट करो इसको। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, मतलब आपको सबके मासेस निकालने हैं। ठीक है, वो तो समझ गया सर, इतनी इंग्लिश तो आती है हमें। तो इतने पार्टिकल्स हैं, अब देखो ये कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर के हाफ पार्टिकल्स हैं, तो ये हाफ मोल वाइट फॉस्फोरस हो गया। वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है P4, क्या होता है P4। तो P4 का अगर मास निकालोगे तो ये कितना आएगा 31 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 132। अब हाफ करोगे तो ये कितना ग्राम आएगा 61 ग्राम। तो पहला हो गया हमारा, पहला हो गया 61 ग्राम। सेकेंड 10 मोल्स ऑफ H2। अब एक मोल H2 का मास कितना होता है 2, एक मोल H2 का मास होता है 2, मोलर मास ही तो कहते हैं ना हम 2, तो 10 मोल का कितना होगा 10 इंटू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, तो ये जाएगा 20 ग्राम। तो सेकेंड हो गया बेटा हमारा 20 ग्राम। थर्ड देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल हो गया, 1 मोल से हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 + 60 106, तो थर्ड का आ गया बेटा हमारे पास 106 ग्राम। फोर्थ का 33.6 लीटर CO2, तो 33.6 अपॉन 22.4 इंटू ये आ गए मोल्स इंटू 44, ये जाएगा 3/2, तो ये 22, 44 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 22 इंटू 3 66। तो ऑर्डर लगाइए, सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा किसका है सेकंड के बाद किसका है फर्स्ट का, फर्स्ट के बाद फोर्थ का, फोर्थ के बाद थर्ड का। तो इसमें से ऑप्शन बताइए क्या आ रहा है, थर्ड सबसे आगे, ये दोनों तो पहले ही निपट गए। अरे यार कहाँ जा रहे हो बेटा,
हाँ ये दोनों तो पहले ही निपट गए। फिर इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ दोनों में है, फिर आएगा फर्स्ट और फिर आएगा सेकंड। तो 16वें का ऑप्शन क्या आ जाएगा? 16वें का ऑप्शन ए। 16वें का ऑप्शन आई। आई ध्यान दो, आई ध्यान दो जल्दी से। ठीक है, सही सवाल था। कंपैरिजन वाले सवाल अच्छे रहते हैं, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले देखो हमने एक साथ देख लिए कि जहाँ पार्टिकल्स भी दिए हो, मोल्स भी दिए हो, वॉल्यूम भी दिया हो। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना, नहीं तो इसमें हमारा क्या, आपके लिए सब करना पड़ रहा है। तो हमें कहा ये सब आपके लिए करनी है। चलो, इफ़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ए नॉट है, तो हमें रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट किसका हाइड्रोजन का लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट का है ए नॉट, तो थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा? रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अरे इसको क्या हो गया? हाँ, रेडियस, अरे ये क्या हो गया बचवा? काहे नहीं कि चलो तो बैटरी डाउन हो गई का, इसका रिमोट वो खराब हो गया। अरे 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 अरे, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल एरर्स आ रही है हम। हाँ तो ये अरे अरे ब्लैक वाला सिलेक्ट हो रहा है बार बार क्या? हाँ चलो, ब्लैक वाला कैसे दिखेगा वहाँ पे? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर नॉट तो हमें दिया हुआ है, एन स्क्वायर मतलब किसका बोला? थर्ड का। तो ये जाएगा 9 डिवाइड बाय हाइड्रोजन के लिए बोला है, तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कुछ नहीं बोला, बोर ऑर्बिट बोला, तो समझ जाना किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। कोई एटम दिया नहीं है ना हमें? नहीं दिया है। कोई एटम नहीं दिया तो किसके लिए समझेंगे? किसके लिए समझेंगे? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। चलो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 eV। ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन है उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 eV। हेंस काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ मुझे, ये जो एनर्जी दी जाती है वो टोटल एनर्जी होती है। हमने क्या कहा था? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है सब। काइनेटिक एनर्जी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। टोटल एनर्जी का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव। हो सकता है मैंने कुछ उल्टा बोल दिया हो, ये फाइनल है हमारा, इसको एक बार ध्यान रखना अच्छे से। अब ग्राउंड स्टेट की -13.6 है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4, -1.51, तो -1.51। इसके बाद हमें एनर्जी निकालनी है -1.51, तो हमें एनर्जी पूछी है ना? हाँ, -1.51 ही आएगा, ऑप्शन सी। और हाइड्रोजन के लिए पूछा है हमने, किसके लिए बोला? हाइड्रोजन के लिए। अगर किसी और के लिए बोलते तो हम क्या करते? सब में Z², Z से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर बेटा? क्लियर? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़े, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल। अनसर्टेनिटी, अच्छा ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन का यूज़ करना है। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, मतलब सीधा सीधा सा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें दिया है 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अगर हम अच्छे से देखें यहाँ तो मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है। चलो मीटर में रखते कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻10। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू, सॉरी वेलोसिटी, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, सटिया गया हो गया मैं। हाँ, तो मास कितना है हमारे पास? 150, तो 150 × 10⁻³ ये आ जाएगा kg में। ये किस में आ जाएगा? kg में। तो 150 × 10⁻³ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है तो डेल्टा वी निकालना है, 5 × 10⁻35। ये हो गए 13 कैंसिल, यहाँ से 13 नहीं, हम क्या बोल सकते? 12 कैंसिल, क्योंकि ये 0 भी हटा देते हैं, तो यहाँ से भी 12 कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ से आ गया 3, तो यहाँ आएगा 3 डेल्टा वी इज इक्वल टू, इधर कितने बचे? 12 कैंसिल करने पे बोलिए, 12 कैंसिल करने पे कितने बचेंगे? -23। -23 वाला ऑर्डर होगा अगर वो मीटर में होगा तो लगभग बहुत क्लोज है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1/3 आएगा। अच्छा, ये 1/3 आएगा इंटू 10⁻23। फिर अगर हम सॉल्व करेंगे, फाइनल जो सोल्यूशन हमारा होगा अब
वो होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 3.5 के आसपास ही लग रहा है, क्योंकि 10/3 लेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻24। वैसे तो अगर हम देखें तो डेल्टा वी आएगा पहले 0.35 इंटू 10⁻23। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो -24 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? -24। और यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर सेंटीमीटर आता तो क्या करते हैं? सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर डेल्टा वी ये आ जाता 3.5 इंटू 10⁻22 इन सेंटीमीटर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? सही किया आपने? क्या आपने सही किया? क्या आपने सही किया? बताइए जल्दी। चलिए, तो यहाँ हमारे पास सवाल है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अरे यार सर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हलवा सवाल है ये तो। क्या सवाल है? हलवा सवाल है, ठीक है। Al+3, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। तो Al+3 में कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 10 वाले कौन कौन है? ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। एक मिनट, यहाँ -2 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी -2 होगा। ये अगर देखें हम कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। ये तो हो ही नहीं सकते कभी भी। ये हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे लिए। इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 10-10 इलेक्ट्रॉन वाले। तो ये दोनों क्या हो गए? बोलो, क्या हो गए? क्या हो गए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। व्हाट विल बी, अब ये हो गए हमारे इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन शुरू। इंटीजर टाइप सवाल, इंटीजर टाइप सवाल, इंटीजर टाइप सवाल शुरू हो गए। बताओ कि यहाँ with what velocity must electron travel so that its momentum equal to that photon of wavelength। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा ताकि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इतने फोटोन के इक्वल होगी। एक बार फिर से पढ़ते, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल सो दैट इट्स मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इक्वल होगा फोटोन के मोमेंटम से, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो हमें करना क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये क्वेश्चन में दिया है हमने। अब चलो आगे करते हैं हम। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? mv से। मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको याद होगा लैम्बडा वाला फॉर्मूला, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से या डी ब्रॉय वेवलेंथ से। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ? क्या आएगा बोलो? लैम्बडा दिया है तो P इज इक्वल टू h लैम्बडा, P इज इक्वल टू h लैम्बडा, ठीक है। चलिए, मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी हमें निकालनी है h 6.626 इंटू 10⁻34। और ये कितना दिया है हमें? 5200 इंटू 10⁻10। ये एंगस्ट्रॉन्ग है, तो ये आ जाएगा 10⁻10 मीटर। अब यहाँ से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 कैंसिल, तो 24। यहाँ से बाकी के कैंसिल हो जाएंगे। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा? देखो 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 52। अब देखिए डेसिमल्स को हटाते हैं, अच्छे से ध्यान देना। डेसिमल्स को हटाने के लिए अगर हमने यहाँ से 10 हटाया और यहाँ से 10 हटाए तो कितने बचेंगे? यहाँ पे -24, और ये दो ऊपर से आएंगे तो -26 हो जाएंगे। तो यह लिख लेते हैं -26। यहाँ से 26 कैंसिल होंगे तो बचेंगे कितने? -5, और ये -5 फिर आ जाएंगे नीचे। अब नीचे से छलांग मार के -5 जो है उनको ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ आएगा v इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं हम 3 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 2.2 और ये लगभग आ जाएगा 3। तो 2.2/3 इंटू 52 ऊपर आ गया 10 की पावर 5। अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो 22/3 इंटू 52, ये आ जाएगा 10 की पावर 4। इसको 11 और इसको करेंगे 26। तो लगभग इसको सॉल्व करने पे, अब ये इंटीजर टाइप सवाल है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली जाना पड़ेगा उनकी वैल्यूज़ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है बेटा। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, अपनी कैलकुलेशन को टेस्ट करना है आपको और देखना आंसर कितना आता है। लगभग इसकी जो वेलोसिटी आती है वो आती है, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है 1400। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1400। कितना आएगा बेटा? 1400। क्लियर?
समझ में आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 11 इंटू 10 की पावर 4 और नीचे आएगा 3 इंटू 26। अब इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो 11 इंटू 10 की पावर 4 और 26 त्रिक कितना हो जाएगा, 20 त्रिक 60, 60 और 18 78। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये 1400 के आसपास आने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या आपको समझ में आया, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा, बाकी तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है। आप एक बार ज़रूर कमेंट करना, हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो थोड़ा समय दे दूँ और फिर उसके बाद ज़रूर आ जाएगा। चलिए, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इतना है, तो ये हमें फाई की वैल्यू दी है 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, तो ये हमें फोटोन की वेवलेंथ दी है, फोटोन की 300 नैनोमीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोन, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और किस में निकालना है, जूल में। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बोलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, अब हमें किस में निकालना है, जूल में। तो आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, मतलब ये हो गया c बाय लैम्बडा ये आ जाएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर में, माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया था अपने को 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब पावर्स को हटाएं तो ये जब कैंसिल करोगे ऊपर में -26 बचेगा, -26 और -9 कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा -17 ये दोनों कैंसिल तो -19, तो 6.626 इंटू 3 और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -19, 4.41 इंटू 10 की पावर -19। अब 19 से 19 हो गए कैंसिल, मतलब कॉमन निकाल लिया, कैंसिल काहे होंगे, यहाँ आ जाएगा 0। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 6 माइनस 4410 और मैंने कितने नंबर्स को बाहर निकाला है, 3, तो यहाँ 3 दे देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 10 की पावर 22 -22। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, बताइए कितना आएगा, 6 में से 0 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2 इंटू 10 की पावर -22। हमें किस में निकालना था, 21 में, तो ये आएगा 221.6 इंटू 10 की पावर -21। अब हमें नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, तो ये आ जाएगा राउंड ऑफ करके 222 आंसर आ गया 222, आंसर आ गया 222 क्या आ गया 2222। चलिए आगे बढ़े, सवाल समझ में आया, अच्छा सवाल था, कैलकुलेशंस हमारे थोड़े से टेस्ट होने वाले थे इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास है 663 नैनोमीटर की, सफिशिएंट टू आयोनाइज्ड। ठीक है, मतलब ये हो गए आयोनाइजेशन के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पूछा है किलो जूल पर मोल में, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हो गया डिवाइडेड बाय 663 इंटू 10 की पावर -9, और ये हमें किस में चाहिए, किलो जूल पर मोल में, मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो किस में आएगा, जूल में। अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -3 से, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। अब ध्यान दीजिए, हो गया 1 सेकेंड खत्म अपना। अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से तो हमारा आंसर इसके बाद क्या आएगा, ये लगभग हो गया कैंसिल। ठीक है, ये देखो -26 और ये हट गया, तो कितना जाएगा -17 पावर में, और ये -17 और ये -3 मिलके हो जाएंगे 20, 10 की पावर -20। यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो -3 बचेगा, कितना बचेगा -3। तो E इज इक्वल टू क्या क्या बचा, देखो 6 और +3 बचेगा, +3 बचेगा, इसको हम बाहर निकालते हैं ऐसे 662.6 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू
इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 3 बचा था ना, तो हमने 3 में से 2 को तो यूज़ कर लिया, तो 10 बचेगा। 2 को कहाँ यूज़ किया, डेसिमल से बाहर निकाल लेंगे। और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। यहाँ थोड़ी सी समस्या आ रही है, टेक्निकल एरर्स आ रहे बार। हाँ, डिवाइडेड बाय 663, ये हो गया कैंसिल। अब क्या करेंगे हम, इसको 60 इंटू 3 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 60 इंटू 3 करेंगे, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये 180 के आसपास आने के चांसेस हैं। 3 इंटू 60.22, तो ये कितना आ जाएगा, 6.180। अच्छा, तो एग्जैक्टली 180 तो नहीं आने वाला, हमारा आंसर क्या होगा फिर, 181। राउंड ऑफ करके आ जाएगा 181। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर तक निकालना है हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 181। क्या जाएगा, 181। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सवाल, देखिए। सवाल है हमारे पास, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल इन स्पेस, तो ये दोनों दिए हमें, द मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम इज, तो हमें अनसर्टेनिटी वाला इक्वेशन लगाना है। अनसर्टेनिटी वाला इक्वेशन याद कीजिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 35। तो डेल्टा एक्स हमें कितना दिया है यहाँ पे, 10 की पावर माइनस 7 मीटर। डेल्टा पी कितना दिया हमें, नहीं, वेलोसिटी दिया हमें, मास निकालना, तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 35। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये -7 और यहाँ से -7 को ऐड कर ले हम, तो कितना आ जाएगा, -33। -33 इधर से हटा दो तो -2 बचेंगे। मास के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.4, तो ये आ जाएगा कितना, इसको हम मान लेते 5, तो ये आ जाएगा 4.8 मतलब 2। फिर कितना बचेगा, 2, तो 2 तो छोटा हो जाएगा, फिर वहाँ कर देंगे हम इतना 20, तो लगभग ये कितना आ रहा है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, कैलकुलेशन में यहाँ कितना आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, 1 मिनट, डिवीजन यहाँ गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है। हाँ, ये देखिए, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ कर लेता हूँ मैं, ऊपर कर लेता हूँ, नीचे थोड़ी दिक्कत जा रही है सॉल्व करने में। 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.4, तो फिर ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 4.8, जिसमें से 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे उसको, 2 बचेंगे तो 20, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 2.2 इंटू 10 की पावर -2। अब हमें ये किस में चाहिए था, ग्राम में, ये किस में आएगा, लगभग केजी में, क्योंकि सभी को हमने ऐसा यूनिट में पुट किया। अगर हम इसको ऐसा करते हैं 22 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हटा देंगे इसको, तो ये ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमें केजी से ग्राम में करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 10 की पावर 3 से, और 10 की पावर 3 और -3 हो गया कैंसिल, आंसर आ जाएगा 22। आंसर आ जाएगा कितना, 22। ठीक है, समझ में आया। चलो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारे। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम ड्रॉप्स फ्रॉम फिफ्थ से अगर ग्राउंड स्टेट में आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो, मैंने बहुत अच्छी एक आपको ट्रिक समझाई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ट्रांजिशन कहाँ से आया, ये 5th से 1st में आया, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 5th से 1st में आया तो डिफरेंस हो गया 4 का, 4 के वो नीचे के सारे नंबर को ऐड कर दो उसके साथ, तो ये आ जाएंगे 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। अब इसमें स्पेशली पूछते हैं कि लाइमन, बार्मा, पास्चन के कितने हैं, पीफोन के कितने हैं, तो ये फर्स्ट पे आया ना, तो जो पहला नंबर होगा वो हमेशा इसके लाइमन का होगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो बार्मा का होगा, थर्ड नंबर जो होगा वो पास्चन का होगा, और इसके बाद ये होगा ब्रैकेट का। ठीक है, अगर ये 1 पे नहीं 2 पे आता, मान लेते 5th से ये 2 पे आता, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, 3 2 1 ऐड कर देते, कितना आता, 6। और ये 2 पे आया है, इसलिए पहला नंबर अब बार्मा के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, पास्चन के लिए, और ये किसके लिए होगा, ब्रैकेट के लिए। समझ में आ गई चीज़ें, समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो कैसा लगा आपको टेस्ट, ये ज़रूर बताइएगा हमें
टेस्ट तो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, सारे जो एस्पेक्ट हैं हमारे मूल कंसेप्ट के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के, इसको कवर करने की कोशिश की है मैंने इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे अगले अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना वहाँ पे, इसको ज़रूर फॉलो करना, ईच एंड एवरी वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।